अगर कोई शूद्र या दलित वेद सुनने की कोशिश भी करता था तो उनके कान में गर्म तेल डाल दिया जाता था। अगर दलित के बच्चे स्कूल जाते थे तो उन्हें क्लास के अंदर नहीं बैठने दिया जाता था, क्योंकि अपर कास्ट के लोग सोचते थे अगर हम इन्हें छू लेंगे तो हम गंदे हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज इंटर कास्ट मैरिज, जिसमें बहुत बड़े रूल्स थे। अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण से ही शादी करेंगे। अगर कोई अपर कास्ट का लड़का लोअर कास्ट की लड़की से शादी कर लेता था तो उसे सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाता था। और यहाँ एंट्री होती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इनको भी वही काम करने पड़ते थे जो गंदे होते थे, जैसे नाली साफ करना और मरे हुए जानवर को उठाना। उसके बाद 1882 में एक बड़ी घटना हुई। तो देखो, रिजर्वेशन की कहानी हजारों साल पुरानी है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। रिजर्वेशन को समझने के लिए हमें मनुस्मृति को देखना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत पुरानी किताब है, जो कि 2000 साल पहले लिखी गई थी। इसी किताब ने आगे चल के रिजर्वेशन को बहुत जरूरी बना दिया। उसने इंसान को 4 ग्रुप में बांट दिया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। ब्राह्मण ये जो पूजा पाठ और वेद वगैरह पढ़ाते थे, और क्षत्रिय जो वीर और लड़ाई वगैरह करते थे, फिर बाद में राजा बनते थे। फिर वैश्य जो बिजनेस वगैरह करते थे। उसके बाद आते हैं शूद्रास, जो सब लोगों की सेवा करते थे। और इसके नीचे भी एक कास्ट आती थी जिसे हम दलित के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा बुरा इन्हीं के साथ होता था। इनको मनुस्मृति से भी बाहर रखा गया। अगर हम मनुस्मृति को देखेंगे, जिसमें 4 ही वर्ग मिलेंगे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। एक बच्चे के जन्म से ही डिसाइड हो जाता था कि वो जिस कास्ट में पैदा होगा वो वही कास्ट का बनेगा। ये कभी चेंज नहीं हो सकता। शूद्रास और दलित को धार्मिक किताबें पढ़ने और सुनने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई पढ़ने की कोशिश भी करता तो उनके कान में गर्म तेल डाल दिया जाता था। अगर ये स्कूल जाते थे तो इनको क्लास के बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था, और टीचर भी इनको छूते नहीं थे। इनको कभी कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, और कभी इनको मंदिर भी नहीं जाने दिया जाता था। और इनको वही काम करने पड़ते थे जो गंदे माने जाते थे। इस कास्ट सिस्टम ने सोसाइटी की हर चीज पे कंट्रोल कर लिया। पैसा और जमीन सिर्फ अपर कास्ट के लोगों के ही पास था। और सबसे बड़ी चीज, इंटर कास्ट मैरिज पर भी बहुत बड़े रूल्स लगा रखे थे। मतलब अगर तुम अपर कास्ट के हो तो लोअर कास्ट से शादी नहीं कर सकते। अगर तुमने कर ली तो आप सोसाइटी से निकाल दिए जाओगे। इस वजह से तुम आज भी देखते हो कि सोसाइटी में कास्ट देख के ही शादी की जाती है। और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही चलता आ रहा है, और आज भी ऐसा ही होता है। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा, और लोअर कास्ट ऐसे ही अत्याचार सहती रही। उसके बाद 1882 में 2 लोगों ने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पे आइडिया दिया। एक थे विलियम हंटर, जो कि ब्रिटिश ऑफिसर थे, और दूसरे थे ज्योतिराव फुले, जो कि एक खुद लोअर कास्ट के थे। उन्होंने ये अत्याचार खुद देखा था। फिर दोनों ने आइडिया दिया रिजर्वेशन। उसके बाद 1848 में ज्योतिराव फुले ने पुणे में लड़कियों के लिए स्कूल खोला, जो कि उस टाइम लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। उसके बाद उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले ने उसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। उनको पढ़ाते देख ब्राह्मण लोग उनके ऊपर बहुत गुस्सा होते थे। उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, क्योंकि उस टाइम पढ़ाना सिर्फ ब्राह्मणों का काम था। लेकिन ज्योतिराव फुले अपने सिस्टम पर टिके रहे। उन्होंने कहा हमें भीख नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। उन्होंने मनुस्मृति को प्रोटेस्ट करते हुए एक किताब लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी। ज्योतिराव फुले वो पहले इंसान थे जिन्होंने सामने आकर इस सिस्टम को चैलेंज दिया। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसे लोगों को रास्ता मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक खुद दलित फैमिली से थे, इसलिए इन्हें पढ़ने के लिए इनके साथ बहुत भेदभाव हुआ। जैसे स्कूल में क्लास के बाहर बैठ के पढ़ना और अपर कास्ट के लोगों से दूर रहना। फिर कोल्हापुर के राजा साहू महाराज, जो की जात पात भेदभाव के खिलाफ थे, उन्होंने अंबेडकर जी को स्कॉलर दिया, और जिसके बाद अंबेडकर जी अमेरिका पढ़ने गए। उसके बाद 1947 में भारत आजाद हो गया। भारत का संविधान बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जात पात भेदभाव को देखते हुए भारत के संविधान में ST SC वालों को रिजर्वेशन दिया। जैसे सरकारी नौकरियों में उनके लिए कुछ अलग सीटें डिसाइड होना, इसी चीज को रिजर्वेशन कहते हैं। Before religion, before caste, before language, we are Indians. Article number 1, the foundation of India. The Constitution begins with a simple but powerful line. India, that is Bharat, shall be a union of states. This is not just a sentence, this is identity. India, also called Bharat, 2 names, 1 nation, and notice the words union of states, not a loose alliance, not independent regions, a union, permanent, strong, indivisible. This means no state is separate from the nation. No
No region is bigger than India. Before language, before religion, before culture, we are one union. But today, we fight over North versus South, language versus language, state pride over national unity. Article 1 says we are united. Reality sometimes says we are divided.